तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम राजनीतिक संरचनाओं को एक बेहद दिलचस्प नजरिए से समझने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जादुई राज्य या एक विशाल सुंदर महल का निर्माण हो रहा हो। ये राज्य बनते कैसे हैं, इन्हें चलाता कौन है और इनकी इमारत किन मजबूत खंभों पर टिकी होती है। इस विश्लेषण में हम राजनीति की इसी अद्भुत वास्तुकला को बड़ी ही सरल शब्दों में समझेंगे। आज का हमारा ये सफर एक कहानी की किताब के नक्शे की तरह 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, फिर बात होगी राज्य की उत्पत्ति की। इसके बाद हम शक्तियों के पृथक्करण को देखेंगे और आखिर में भारत, ब्रिटेन और अमेरिका का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। भाग 1, राज्य और राष्ट्र। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर असल में इनमें एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है। अगर राज्य यानी स्टेट की बात करें तो इसे एक भौतिक किले की तरह देखा जा सकता है। एक ऐसा किला जो 4 बेहद जरूरी खंभों पर टिका है। पहला खंभा है एक निश्चित भूभाग यानी जमीन, दूसरा उस जमीन पर बसने वाली जनसंख्या, तीसरा है एक व्यवस्थित सरकार और चौथा जो सबसे अहम है संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी बिना किसी बाहरी दबाव के। इनमें से एक भी खंभा गिरा तो समझिए राज्य का किला ढह गया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य की वास्तुकला को 7 अंगों में बांटा था। उन्होंने एक मजबूत राज्य की कल्पना की थी जिसमें दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य यानी मंत्री, मित्र और एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। जरा सोचिए उस दौर में भी यह कितनी उन्नत और स्पष्ट सोच थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम राष्ट्र यानी नेशन की बात करते हैं तो वो इस किले की ईंट पत्थर या कागजी नियमों के बारे में नहीं है। राष्ट्र तो दरअसल उस किले के अंदर रहने वाले लोगों की आत्मा है, उनकी साझा संस्कृति है। ये एक ऐसा समाज है जो एक जैसी भाषा, समान रीति रिवाजों और एक गहरे ऐतिहासिक जुड़ाव से बंधा होता है। तो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रख के देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। राज्य पूरी तरह से एक राजनीतिक और कानूनी ढांचा है, एक मशीनरी है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक और भावनात्मक भावना के ज्यादा करीब है। अगर राज्य को शरीर मान लिया जाए तो राष्ट्र उस शरीर की धड़कन है। और ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि हमारी असल दुनिया में ये दोनों कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में राष्ट्र शब्द का असल मतलब राज्य ही है। अरब राष्ट्र एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन इसके अंदर मिस्र और सऊदी अरब जैसे कई अलग अलग राज्य आते हैं। वहीं अमेरिका एक बहुत मजबूत राज्य है जिसके अंदर दुनिया भर के कई राष्ट्र या संस्कृतियां बसती हैं। और भारत, जापान या इजराइल जैसे देश नेशन स्टेट्स यानी राष्ट्र राज्य कहलाते हैं, जहां कानूनी राज्य और सांस्कृतिक राष्ट्र दोनों एक ही ढांचे में ढले हैं। भाग 2, राज्य की उत्पत्ति। अब सवाल ये उठता है कि शासन के ये इतने विशाल ढांचे आखिर वजूद में आए कैसे? इतिहास में इसके 2 मुख्य सिद्धांत मिलते हैं। पहला है दैवीय सिद्धांत, जो थोड़ा जादुई सा लगता है। इसके मुताबिक राजा सीधे ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राज्य ईश्वर की मर्जी से बनते हैं। लेकिन दूसरा सिद्धांत कहीं ज्यादा व्यावहारिक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और रूसो जैसे विचारकों का मानना था कि राज्य आसमान से नहीं उतरे, बल्कि इंसानों ने अपनी सुरक्षा और जरूरत के लिए आपस में एक समझौता करके इन्हें बनाया है। इस सामाजिक समझौते की जड़ में एक बहुत ही रोचक विचार है जिसे मत्स्य न्याय कहते हैं, यानी मछलियों का कानून, जहां बड़ी मछली हमेशा छोटी को खा जाती है। राज्य के बनने से पहले पूरी तरह से अराजकता थी। इसी डर से बचने के लिए लोगों ने तय किया कि वो अपने कुछ अधिकार एक शासक को सौंप देंगे और बदले में वो शासक उनकी सुरक्षा करेगा। और मजेदार बात यह है कि आज का आधुनिक लोकतंत्र भी काफी हद तक इसी समझौते पर टिका है। वोट देकर प्रतिनिधियों को शासन करने की शक्ति सौंपी जाती है। भाग 3, शक्ति का पृथक्करण। अब जरा इस राज्य के ढांचे के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इस महल की चाबियां किसके पास होती हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि शासन की 3 अहम शक्तियां, कानून बनाना, उसे लागू करना और न्याय करना, ये सब एक ही इंसान यानी राजा के हाथों में सिमटी होती हैं। अब अगर महल का पूरा वजन एक ही खंबे पर डाल दिया जाए तो वो मीनार बहुत खतरनाक और असंतुलित हो जाएगी, है ना? यहीं से तानाशाही और निरंकुशता का जन्म होता है। इसी तानाशाही से बचने के लिए
फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार समाधान पेश किया। उन्होंने बताया कि सारी शक्तियों को एक ही जगह इकट्ठा करना विनाशकारी हो सकता है, इसलिए शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए। यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जिस पर आज के सुरक्षित और आधुनिक लोकतंत्र की नींव टिकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉन्टेस्क्यू के इस मॉडल में लोकतंत्र का किला 3 अलग अलग लेकिन बेहद मजबूत खंभों पर खड़ा होता है। पहला खंभा है विधायिका, जैसे संसद, जिसका काम सिर्फ कानून बनाना है। दूसरा है कार्यपालिका, जिसमें मंत्री और अधिकारी शामिल हैं जो इन कानूनों को लागू करते हैं। और तीसरा खंभा है न्यायपालिका, यानी कोर्ट्स, जो विवादों को सुलझाते हैं। ये तीनों टावर एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन अपना